Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goyal, Assistant Professor ABST, Government College, वारा। बच्चों हम लोग अपना बीकॉम थर्ड ईयर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम वैल्यूएशन गुडविल को वैल्यू करने के लिए दो बेसिस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स वास्तविक औसत लाभ निकालना सीखा था। अब आज हम कंटिन्यू करेंगे इसका सेकेंड मेथड, जिसमें हम सुपर प्रॉफिट्स यानी कि अधिलाभों को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, अधिलाभ कैसे निकाले जाते हैं बच्चों। सुपर प्रॉफिट्स में सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है बच्चों? विनियोजित पूंजी, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, यानी कि वास्तव में आपने व्यवसाय में कितना पैसा लगाया हुआ है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट भी आप 11 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है आपकी जितनी भी टोटल असेट्स हैं, उन टोटल असेट्स में से आप आउटसाइड लायबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। बाह्य दायित्वों को जब आप माइनस कर देते हैं तो आपको पता लगता है कि आपने व्यवसाय में इतनी पूंजी विनियोजित की है, इतनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं, यानी कि पूरे साल औसतन हमारी कितनी पूंजी बिजनेस में लगी रही है। ठीक है, उसके बेसिस पर हम गुडविल वैल्यू करेंगे। क्योंकि अगर हम नॉर्मली केवल ये बैलेंस शीट की क्लोजिंग असेट्स और लायबिलिटीज से कैलकुलेट करते हैं तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। उसमें से हमें करंट ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस करना होता है, तब जाके कहीं हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर आते हैं। और अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आप उसका एवरेज ले लीजिए, किसी भी तरह से आप इसे ले सकते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, अधिलाभों की गणना। अधिलाभों को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, आपने नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा कमाया। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप वन में आप सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि औसत विनियोजित पूंजी। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या लूँगी? टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स में बच्चों करंट भी आ गई और नॉन करंट भी आ गई, है ना, एट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है इनका मार्केट वैल्यू। आज अगर मैं इस असेट को सेल कर देती हूँ तो मुझे मार्केट में से कितना पैसा मिल जाएगा। तो अगर हमें रियलाइज्ड वैल्यू दिया है तो वो लेंगे हम। अगर इसका कोई रीवैल्यूड फिगर्स दिए हैं तो रीवैल्यूड फिगर्स ले लेंगे, और अगर इनका रिटन डाउन वैल्यू है तो रिटन डाउन वैल्यू ले लेंगे, जिस पर भी आपको ये मेंशन्ड होगा। WDV है ना, अपलिखित मूल्य, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू, जो भी आपको दिया हुआ हो वो आप इसे लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये मेरी टोटल असेट्स हो गई। अब बच्चों टोटल असेट्स में अगर आप बैलेंस शीट का असेट साइड ध्यान से सोचें तो वहाँ पर कई फिक्टिशियस असेट्स होती थी, कृत्रिम संपत्तियाँ, है ना। कृत्रिम संपत्ति का मतलब क्या होगा? जैसे आपने उसमें गुडविल को दिखा रखा है, एडवर्टीजमेंट को दिखा रखा है। वास्तव में इसका आपका कोई रियलाइजेबल, अगर गुडविल का कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, आज अगर मैं अपना बिजनेस सेल करती हूँ तो मेरी असेट्स के, नेट असेट्स के इक्वली मुझे पैसा मिलेगा, इसका मतलब गुडविल ज़ीरो है। एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे अगर मैंने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई पैसा खर्च किया था और अब मैं उसको बैलेंस शीट में शो कर रही हूँ, दैट इज़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, है ना, आस्थगित व्यय होता है ये, आयगत व्यय। और हम क्या करते हैं, उसको कुछ सालों में ले जाके राइट ऑफ करते हैं, तो इस वजह से वो असेट में शो रहा है, तो वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी ऐसे विनियोग हैं जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है, गैर व्यापारिक विनियोग हैं, उसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरी कहने का मतलब है असेट्स का वो हिस्सा जो वास्तव में है या जो केवल बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ हम उसको लेंगे। तो मैं यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, गैर व्यापारिक विनियोग, फिक्टिशियस असेट्स यानी कि कृत्रिम संपत्तियां, है ना, इनको छोड़कर। इसके अलावा अगर आपने कोई गुडविल राइट ऑफ कर दी, कोई भी आपके लॉसेस हैं, उन सबको आप यहाँ से छोड़ देंगे। गुडविल को क्यों? गुडविल का तो मैं वैल्यूएशन ही कर रही हूँ ना। उसके अलावा गुडविल लॉसेस, इनको छोड़कर अगर आपका कोई भी असेट है वो सब आप यहाँ पर लेते हैं। देन इसमें से मैं क्या लेस कर दूँगी?
ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में हम किस किस को कंसिडर करते हैं, जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, है ना, वो सब इसके अंदर आती हैं, करंट एंड लॉन्ग टर्म। लेकिन बच्चों जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है ना, उनका जो भी पूंजी होती है वो तो हमारे शेयर होल्डर्स फंड का हिस्सा है, उसको हम यहाँ पर लेस नहीं करते हैं। उसके अलावा डिबेंचर्स हैं, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, बैंक लोन्स हैं आपके, कोई भी बीपीज़ हैं, मतलब बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स हैं, एट्सेट्रा, जो भी है वो सब यहाँ से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज़ इसमें लेस हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई भी प्रोविजंस या रिजर्व्स बनाए हुए हैं किसी भी तरह के लॉसेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, आप उन सबको यहाँ पर हटा देंगे, तो उसको भी माइनस कर दीजिए। प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी लॉसेस या एक्सपेंसेस के लिए आपने प्रोविजंस बनाए हैं उसको आप यहाँ से लेस कर देंगे, और इस तरीके से आपको अपनी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी असेट थी जिसमें आपने इन दोनों को लेस किया, एंड नाउ दिस इज क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्लोजिंग को मुझे एवरेज पे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूँ, मैंने अभी आपसे बात की, इसमें से मैं लेस कर दूँ हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें से मेरा टैक्स लेस हो, एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अगर कोई प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है तो वो भी मुझे इसमें से लेस कर देना है, और अब जो आएगा दैट वुड बी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ACE, ये मेरी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, है ना। अब इसमें बच्चों बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं देती हैं हमें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है करंट ईयर का प्रॉफिट। आपका जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट आता है बच्चों, करंट ईयर का प्रॉफिट किस अकॉर्डिंग, जैसा निकालने का तरीका है हमारा, यानी कि अगर हमारे प्रॉफिट्स में कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो लेस होने चाहिए थे, जैसे कि बेड डेब्ट्स हैं तो उसे लेस कर देंगे। अगर हमारी असेट्स, संपत्तियाँ, करंट असेट्स, उनका वैल्यू बढ़ जाता है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो मैं क्या कर दूँ, उसको एडजस्ट कर दूँ। अगर मेरे किसी भी तरह की लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पर हो जाएगा, और इस तरह से फिर इसमें से टैक्स लेस होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को कोई डिविडेंड पे किया तो वो लेस होगा, और अब जो आएगा दैट वुड बी करंट ईयर प्रॉफिट, उसका हाफ मैं यहाँ पर लेस कर दूँगी, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। और मैंने अभी जो आपसे बात की कि अगर मेरी करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई चेंज होता है, तो बच्चों अगर मेरी करंट एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट होगा। मेरी जो संपत्ति 20,000 की थी अब बढ़कर अगर 25 की हो जाते हैं स्टॉक सपोज, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और अगर मेरा करंट एसेट्स कम हो जाता है वैल्यू, तो उसे माइनस कर देंगे, वो लॉस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरी लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर लायबिलिटीज़ कम हो जाती हैं तो इसका मतलब पैसा आया है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमें उसका भी एडजस्टमेंट करना होगा, और इस तरीके से हम उस प्रॉफिट पर फिर आपका जो भी टैक्स है और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो हटा देंगे, और हमारा नेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसे कैलकुलेट करने का बच्चों एक दूसरा तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है दूसरा तरीका? देखिए, आपने बैलेंस शीट का भी तो एक ही साइड कंसिडर किया है। आप अगर बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को लें तो उससे भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप अपना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं? आप इसमें जो भी आपको प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो आपका इसमें आ जाएगा, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ठीक है, वो इसमें आ गया। देन इसके अलावा और क्या हो सकता है इसके अंदर? अगर आपकी कोई भी लॉसेस हैं और लॉसेस राइट ऑफ किए हैं तो आप उसे यहाँ से माइनस कर देंगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
किसी भी तरह के लॉसेस हैं वो लॉसेस माइनस कर देंगे। देन माइनस कर देंगे नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अगर कोई भी नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं वो इसका पार्ट है तो वो आप इसमें से हटा देंगे। ठीक है, कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं आपने उसको उधर इंक्लूड नहीं किया था तो इसमें से माइनस कर दीजिए, तभी बैलेंस होगा। यहाँ माइनस कर देंगे और साथ ही हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स आपका जो भी हाफ करंट ईयर प्रॉफिट है तब जाके आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगी। यानी अगर आप असेट वाला साइड नहीं हो आपके पास और लायबिलिटीज़ वाली चीज़ें हो तो आप जो भी शेयर कैपिटल है प्लस रिवैल्यूएशन पे कोई प्रॉफिट है प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं, कोई लॉसेस हैं, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स हैं, इनको हटा देंगे और आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें ये हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, उसके बाद ही आप इसमें आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ मिस्टर रमन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है, एक बैलेंस शीट दी है, लायबिलिटीज़ में कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, क्रेडिटर्स, असेट्स में बिल्डिंग है और करंट असेट्स हैं। द करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज़ 2 लाख रुपीज़। ठीक है, वर्तमान वसूली मूल्य 2 लाख है और करंट असेट्स हैं 280 के। मिस्टर रमन अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 80,000 ड्यूरिंग द ईयर 18-19, और उन्होंने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया? 80,000 का। वेल एंड गुड। अब आपको करना क्या है, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है। छोटा सा क्वेश्चन है। अब बच्चों एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है क्लोजिंग, तो सबसे पहले हम वही असेट्स लें। अगर असेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पर लेंगे तो फिर हमें उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये अंडरस्टूड सी बात है। आपने जब असेट को उसके अभी करंट रियलाइजेबल वैल्यू पर ले लिया तो फिर अब डेप्रिसिएशन लेस करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर उसे कॉस्ट पर लेते तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लेस होता। फाइन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे उसका। तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँ, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाती हैं, जैसे कि आपको बिल्डिंग दी गई है ना, और नीचे इसका जो रिवैल्यूड फिगर है वो कितना दिया है? 2 लाख रुपीज़। तो आई एम कंसिडरिंग 2 लाख रुपीज़। ठीक है। देन उसके बाद असेट्स में करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स कितने पर दिए हैं? 2,80,000। बच्चों नीचे उसने मुझसे कहा है कि 3 लाख के जो करंट असेट्स हैं वो कितने की हो गई हैं? अब 280 की हो गई हैं, तो मैंने 280 ले लिया। ओके, तो मेरी टोटल असेट्स हो गई, कितना हो गया? 4,80,000। अब इसमें से मैं लेस कर दूँ। अब यहाँ पर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो लेस करूँगी नहीं, जस्ट बिकॉज मैंने इनको रियलाइजेबल वैल्यू पर लिया है ना, लेकिन मेरे क्रेडिटर्स लेस होंगे। कितने क्रेडिटर्स हैं मेरे? 1,40,000 के। ठीक है, कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन में है ही नहीं। जनरल रिजर्व को हम लेस करते ही नहीं है, वो तो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो बस अब आप देख लीजिए कितना है यहाँ पर, 3,40,000। बच्चों ये मेरी, अब ध्यान दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसको एवरेज बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? एवरेज बनाने के लिए जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका हाफ माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें से लेस कर दीजिए हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये टैक्स तो है ही नहीं। अब मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है उसने क्लियरली 80,000। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बात की, अगर प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है तो हमें उसे करना होगा। यानी कि अगर मेरी कोई करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, इनके वैल्यूज़ में कुछ भी चेंजेस है तो उसे यहाँ करना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरी जो करंट असेट्स थी 3 लाख से कितनी हो गई? 280 की हो गई, 20,000 कम हो गई, 20,000 से डिक्रीज़ हो गई, तो मेरा प्रॉफिट भी 20,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा। सो इट्स वर्थ ₹60,000 और 60 का हाफ कितना हो जाएगा? दैट इज़ 30,000। तो इसका मतलब है मेरी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज़ 3,10,000। आई होप क्लियर हुआ आपको। और मैंने चूंकि ये असेट्स को इनके रिवैल्यूड फिगर्स पे लिए, ये चांस की बात है कि बैलेंस शीट में भी
ये 2 लाख रुपीज़ की थी, नीचे भी 2 लाख रुपीज़ की हैं, तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे से 2 लाख रुपीज़ पर दिया गया है, इसका मतलब है कि ये रिवैल्यूड फिगर है इसका, अब मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन लेस नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना होगा। देन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद हम इसके आगे के स्टेप्स पर कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा स्टेप 1 था इन कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट्स। अब बच्चों स्टेप 2 में हमें क्या करना है इन कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। स्टेप 1 तो हम कर चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। इसमें हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ NRR, सामान्य प्रत्याय की दर जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, हिंदी में से बोलते हैं बच्चों सामान्य प्रत्याय की दर। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या तो हमें क्वेश्चन में मेंशन दी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्टली दी होती है, नहीं दी होती है तो फिर ये बैंक रेट यानी ब्याज की दर जो भी बैंक हमसे लेता है प्लस रिस्क रेट, उस पर आप कितना रिस्क लेते हैं, जोखिम की दर, बैंक दर और जोखिम की दर का योग, इन दोनों का टोटल NRR आ जाता है। तो ये हमारा स्टेप 2 था जिसमें हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया। अब इसके बाद इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद हमें स्टेप 3 में क्या करना है, 1 और 2 को लड़ा देना है। इट मीन्स हमें निकालना है अपना नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। अब जितना मैंने पैसा लगाया है उस पैसे पे मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वही मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो मैं यहाँ पर लूँगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ स्टेप 1 मल्टीप्लाइड बाय NRR दैट इज़ स्टेप 2। तो इससे मेरा जो आएगा वो मेरा सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और लास्ट स्टेप में, 4th स्टेप में मैं कैलकुलेट करूँगी दैट इज़ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, फर्स्ट बेस जो आपने कैलकुलेट किया था दैट इज़ FMP, उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट MP माइनस कर देंगे सामान्य लाभ। अगर आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, इट मीन्स आप अधिलाभ ले रहे हैं, आपको सुपर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। एंड दी सुपर प्रॉफिट्स एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ये किसकी वजह से मिलते हैं हमको, गुडविल की वजह से मिलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू आपका नेगेटिव में आ जाए, इट मीन्स आपको कोई सुपर प्रॉफिट्स नहीं है। इफ़ सुपर प्रॉफिट्स आर ज़ीरो, अगर मेरे अधिलाभ ज़ीरो हैं तो मेरा गुडविल भी ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट्स यानी कि अधिलाभ कैलकुलेट करते हैं। अधिलाभ इज इक्वल टू होगा वास्तविक औसत लाभ आपका जो भी था माइनस सामान्य लाभ। और इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप बच्चों आपको सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस समझ आया। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने जो हमने सबसे पहले फर्स्ट बेस में सीखा था। सेकेंड आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जनरली क्वेश्चन में दी हुई होती है, फिर इन दोनों से आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद इसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से डिफरेंस इसका देखेंगे कि क्या नॉर्मल प्रॉफिट से आप ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या कम अर्न कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कमा रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट से, अदरवाइज निल है। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर प्रॉफिट्स पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेंगे जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। एंड देन उसके बाद हम गुडविल को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स को देखेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। क्लियर? तो आप इसे साथ साथ कंप्लीट करते चले जाइए। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सुपर प्रॉफिट्स नेक्स्ट लेक्चर से और क्लियर हो जाएगा। देन हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।